विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, जो भी बच्चे 12th के बाद मीडिया लाइन जर्नलिज्म लाइन में आना चाहते हैं, वो उनको पता है कि यहाँ पे पहुँचने के लिए उनके क्या क्या करना पड़ता है, क्या स्कोप है, मीडिया हाउस में क्या काम होती है, इन तमाम बातें होते हैं। कैसे इसमें एडमिशन मिलता है और एडमिशन मिलने के बाद वो बैचलर कर लेते हैं, चाहे किसी भी ब्रांच से वो MG MC चाहे डिप्लोमा करने के बाद वो उसमें कैसे लाइन में जाएंगे। क्या जो यूट्यूबर है, हाथ में जो आज माइक और फ़ोन लेकर घूमकर वीडियो बनाते हैं, उतना ही तक मीडिया सीमित है। ये तमाम मुद्दे हैं, ये सारी समस्या हैं जो मीडिया स्टूडेंट के लिए, जो 12th के बाद करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट वीडियो है। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के मीडिया शिक्षक अजय सर हैं। इनसे बात करेंगे और सारी जानकारी आपको मीडिया हाउस, मीडिया लाइन, मीडिया में क्या स्कोप है, आपको दिखाएंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद चौकस भारत के टीम और विकास आपका भी। और रही बात आपके सवाल की, एक एक करके उठाएंगे और हम लोग विस्तृत रूप से इस पर चर्चा करेंगे। और धन्यवाद, आप सवाल पूछना शुरू करें। जी, आपका तो मैं स्टूडेंट भी रह चुका हूं सर। 12th के बाद सर, जो भी स्टूडेंट मीडिया पत्रकारिता में आना चाहते हैं, वो किन किन विषयों को अध्ययन करना चाहिए और उनके लिए इम्पोर्टेंस क्या है? 12th के बाद जो विद्यार्थी मीडिया के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और वह शुरू से अगर गंभीर हैं, तो अगर उनको रुचि मीडिया के आर्थिक क्षेत्र में है तो वह कॉमर्स लेंगे तो ज़्यादा अच्छा। BCom करके अगर मीडिया में आते हैं, आगे MA मीडिया से करते हैं तो अच्छा है। लेकिन किसी को अगर राजनीति में इंटरेस्ट है तो पॉलिटिकल साइंस से अगर ग्रेजुएशन कर लेते हैं और उसके बाद अगर MA की डिग्री मीडिया में लेते हैं तो उनके लिए बहुत सारे जो सवाल है वो पहले से आसान हो जाएंगे। तो ये निर्भर करता है कि आपकी पसंद क्या है। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो 12th के बाद आपको जो भी विषय पसंद है वो आप ले, नहीं तो आप BJMC का भी कोर्स होता है, यानी कि 12th के बाद डायरेक्ट आप मीडिया की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि MA में मिले, और BJMC करने के बाद MJMC कर सकते हैं और आगे अगर इच्छा हुई तो आप PhD वगैरह भी कर सकते हैं। नहीं तो BJMC करके भी आप सरकारी नौकरी में भी जा सकते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन इसका वैल्यू है। नहीं तो मीडिया के सेक्टर में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। सर, मीडिया इंडस्ट्री में सर किन किन स्कोपों पर क्या रहती है सर? जो हाउस में जो काम होता है वो कैसे क्या होता है, थोड़ा सर बताइए। देखिए, मीडिया के क्षेत्र में अपार संभावना है। अगर मैं कहूँ तो इसका कोई एक दो नहीं है, लेकिन जो सबसे लोकप्रिय है वो एंकर का होता है। ज़्यादातर विद्यार्थी आते हैं और क्लास के पहले दिन जब हम लोग पूछते हैं क्या बनना चाहते हो तो वो एंकर कहते हैं। लेकिन एंकर के बाद भी बहुत सारा कैरियर है। एंकर तो 0.1% ही केवल वर्क फोर्स है मीडिया का। उसके अलावा एडिटर है, राइटर है, रिपोर्टर है, कैमरे के पीछे बहुत सारे जॉब है। ये एक मीडिया का एक सेक्टर में छुआ हूँ। अगर आप विज्ञापन के सेक्टर में जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट में, तो वहाँ पर स्क्रिप्ट राइटर है, वहाँ पे भी कैमरामैन है, वहाँ पे भी आपका ड्रेस डिज़ाइनर है, कॉस्ट्यूम मेकर है, उसमें भी बहुत सारे पोस्ट हैं और बहुत अच्छा पेइंग फील्ड है एडवर्टाइजमेंट का। फिल्म निर्माण में अगर आप जाते हैं तो छुपी हुई बात नहीं, आप वहाँ डायरेक्टर बन सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं, ग्राफिक्स एडिटर बन सकते हैं, वीडियो एडिटर बन सकते हैं, साउंड एडिटर बन सकते हैं, और आप हीरो भी बन सकते हैं, एक्टर भी बन सकते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग के सेक्टर में आप जाते हैं, फिर आप मैगज़ीन के सेक्टर में जाते हैं, वहाँ पर आप बहुत सारे कॉलमनिस्ट बन सकते हैं, मैगज़ीन का एडिटिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं। इसके बाद आप रिसर्च के सेक्टर में आप जाइएगा तो मीडिया के क्षेत्र में जितने आप देखते हैं चुनाव वाले रिसर्च जो आते हैं, किस पार्टी, कौन पार्टी जीतेगा, कौन हारेगा, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, उसके सेक्टर में आप काम कर सकते हैं। इतनी अपार संभावना है मीडिया के सेक्टर में, लेकिन ज़रूरत है आप में काबिलियत पैदा करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, संभावनाएं और है। अगर कुछ नहीं होता है आज के दिन में, जो अपना इंटरप्रेन्योरशिप है, जैसे यूट्यूबर कोई बन जाता है या कोई ब्लॉगर बन जाता है, वह भी बहुत अच्छा खासा कमाता है। उसमें भी आपको मीडिया के तमाम स्किल काम में आते हैं। यानी यहाँ पे सरकारी नौकरी भी है, प्राइवेट सेक्टर का भी नौकरी है, और अपना भी मीडिया के विद्यार्थी अपना भी काम कर सकते हैं, जिसमें उनको किसी और पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है और अपनी प्रगति खुद कर सकते हैं। सर, आपने बताया कि मीडिया क्षेत्र में बहुत स्कोप है, फिल्मग्राफी में जा सकता है, तमाम चीज़ें, लेकिन आपने यूट्यूबर का भी नाम लिया सर। लेकिन आज मीडिया क्षेत्र में जिस तरह से यूट्यूबर नेशनल मीडिया पर हावी होते जा रहा है, क्या उसका वजह हो सकता है कि जो हमारे मीडिया, इंडियन मीडिया का रैंक पीछे घटते जा रहा है, वो यूट्यूबर की वजह से हो सकता है सर? चाहे जितने भी तमाम तरह के अफवाहें फैलाए जाते हैं, फेक न्यूज़ चलाए जाते हैं, इसमें यूट्यूबर का रोल है? और क्या नेशनल मीडिया इस पर कितना हावी है, या इसमें हावी कौन है, यूट्यूबर या नेशनल मीडिया? देखिए, यूट्यूबर का जो ट्रेंड चला है, यूट्यूबर के पास जो क्षमताएं हैं वो
पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी उतनी बड़ी नहीं है जो नेशनल चैनल की है। इसलिए भाषा और विषय के चुनाव में वो बहुत स्वतंत्र है। आप देखेंगे यूट्यूब पर जो अच्छे पोस्ट पर हैं, यानी शिक्षण का भी काम कर रहे हैं, उनकी भाषा आप देख लीजिए किस तरह की भाषा वो प्रयोग करते हैं, या विषय वस्तु का चुनाव कैसे करते हैं। यानी जो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है यूट्यूबर की वैसी नहीं होती है, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि वह वैसे भाषा या वैसे वेशभूषा या वैसे एक्टिविटी गतिविधियों का चुनाव करते हैं जो कि लोकप्रियता का आधार बनता है। हालांकि उसका कितना सकारात्मक बदलाव समाज में होता है ये एक अलग विमर्श का विषय है, लेकिन लोकप्रियता का आधार बन जाता है, जिसको आप व्यूशिप में आप देखते हैं या काउंट करते हैं, लाइक कमेंट पे आप देखते हैं या सब्सक्राइबर के काउंट से आप जोड़ते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय चैनल है वह सरकार से लाइसेंस लेकर शुरू हुई है, उसकी समाज के प्रति कुछ जवाबदेही है और उत्तरदायित्वता है। वह कुछ भी नहीं दिखा सकता, कोई भी भाषा नहीं वो प्रयोग कर सकता है। इसीलिए उसकी एक सीमा जहां पर खत्म होती है और यूट्यूबर की सीमा वहां से विस्तृत होते जाते हैं। यानी आप देखिए कैसे गंदे गंदे भाषा इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए लोकप्रिय है। लेकिन उसमें पब्लिक को सीखने का बहुत कम है या समाज के बदलाव में बहुत कम है। लेकिन एक सकारात्मक वजह और भी मैं आपको बताऊं कि स्थानीय कंटेंट बहुत यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। यानी कि आप मीठापुर की समस्या को उठा सकते हैं। राष्ट्रीय चैनल के पास ना तो समय है, ना ही उनका ध्यान इस ओर है कि मीठापुर में क्या हो रहा है। तो ये जो स्थानीयता का पावर है यूट्यूब के पास कि किसी भी स्थानीय मुद्दा को उठाइए और उसको खूब दिखाइए, यह भी इसके लोकप्रियता का कारण है। दूसरा जो टेक्नोलॉजी है वह सबके पास है, उसके पॉकेट में है। आपके पास मोबाइल है, आपके पास कैमरा है, आपके पास एक माइक है, आप शुरू हो जाते हैं। यानी कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। यही वजह है कि यूट्यूबिंग जो है आज युवाओं के बीच में या नए नए जो पत्रकारिता से कोर्स किए या नहीं भी किए, जो देख कर सुने हैं, उनके बीच में भी लोकप्रिय है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट आपका कुछ नहीं हो रहा है, केवल डाटा और एक मोबाइल और एक माइक। तो ये भी कारण है। तो मैं इसे अच्छा मानता हूँ कि देखिए जो भी विधा बढ़ रही है वो बुराई नहीं है। हाँ, उसको संयमित करने की ज़रूरत है, नियमित करने की ज़रूरत है और उसमें एक डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। सर, मीडिया इथिक्स एंड लॉ ये सब जर्नलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप नेशनल टीवी पे डिबेट में जिस तरह से भाषा के मर्यादा को खोया जाता है, या यूट्यूबर लोग अपने व्यूज़ के लिए क्या क्या तमाम चीज़ें निगेटिव चीज़ भी दिखा देते हैं, क्या मीडिया लाइन में मीडिया इथिक्स एंड लॉ का महत्व जान रहे हैं, लोग फॉलो कर रहे हैं? देखिए, इसमें ज़रूरत है, लोग तो नहीं जानेंगे क्योंकि लोग इस विधा से जुड़े हुए नहीं हैं। अब इसमें जानना किसे है? जो यूट्यूबिंग कर रहे हैं उन्हें कम से कम मीडिया एथिक्स और लॉ की समझदारी रखना चाहिए। अगर आपको समझदारी नहीं भी है तो पर भी आपको समाज की समझ होनी चाहिए कि हम जो शब्द बोल रहे हैं, हम जो कृत्य कर रहे हैं, क्या यह समाज के लिए विकास में भागीदारी करेगा या विकास में अवरुद्ध उत्पन्न करेगा। अगर विकास में अवरुद्ध उत्पन्न करेगा तो हमें यह चीज़ नहीं दिखाना। उससे भी ज़्यादा आपको यह सोचना चाहिए कि क्या मैं यह भाषा या यह कंटेंट अपने बच्चों को दिखा सकता हूँ, और मेरे ही बच्चे अगर यह भाषा, यह कंटेंट अगर मेरे सामने करें, यह गाली या यह शब्द प्रयोग करें, तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? अगर उत्तर हाँ में आता है तो ठीक है आपका कंटेंट, अगर ना में आता है तो आपको भी उस तरह की भाषा, भाव भंगिमा या शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यही एक आदर्श सूचक एक वातावरण है। यानी समाज, परिवार, अपने बच्चे, अपनी मनोदशा को समझ के भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो कि अभी बहुसंख्यक कंटेंट क्रिएटर इससे फॉलो नहीं कर रहे हैं। सर, जितने भी नेशनल मीडिया हमें सर तमाम चेहरा जो है बिहार का आता है सर, बड़ा बड़ा मीडिया का, जर्नलिस्ट का। वही सर यूट्यूबर में भी बात करें तो देखा जाता है कि जो मीडिया में यूट्यूबर उनका भी चेहरा बहुत आगे है। लेकिन बिहार में मास कम्युनिकेशन का कॉलेज आखिर इतना कम क्यों है सर? इस पर कुछ राय आप लोग को आती है? देखिए, बिहार का जो मनोदशा है, यहाँ पर एक साइकोलॉजी यह है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था वैसी नहीं है जैसे दिल्ली की है, बेंगलोर की है, पुणे की है। तो आप ये देखेंगे कि आप दिल्ली चले जाएं, बेंगलोर, पुणे चले जाएं, वहाँ के मीडिया संस्थानों में जो बच्चे पढ़ने वाले वो बिहार के। तो बिहार के बच्चे से देश की तमाम संस्थाएं भरी हुई है। बिहार के कॉलेजों में मीडिया के आप संस्थानों में चल जाएं, बच्चे कम आपको दिखेंगे। उसकी वजह यह है कि बिहार के बच्चों में यह मनोदशा होती है कि बिहार का कोई भी कॉलेज हो या इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ पर वह गुणपूरक या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल सकती जैसे दिल्ली की मिलती है। एक उनमें मन में भ्रांति है, क्योंकि मैं भी दिल्ली में 2 साल पढ़ाया हूँ, वहाँ बिहारी बच्चे भरे हुए थे। तो शिक्षक भी यहाँ से जाते हैं, ऐसा नहीं है, वही शिक्षक वहाँ भी पढ़ा रहे हैं। तो ये उनके बीच धारणा है। दूसरा, बिहार के गार्जियन को भी यह लगता है कि बिहार में रहेगा तो शायद अच्छा ना करेगा, इसलिए जो भी ठीक ठाक पढ़ने लिखने वाला बच्चा होता है, उसके गार्जियन अगर लग जाता है कि बच्चा कुछ करने वाला है, तो या तो उसको दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, जहाँ भी वो बाहर भेजना चाहते हैं ताकि वो करे।
क्योंकि बाहर का माहौल ऐसा मिलेगा। तो एक गार्जियन की जो सीरियसिटी है वह भी आउट ऑफ कंट्रोल है कि वो दिल्ली मुंबई भेजकर संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं बच्चा गया है दिल्ली में अच्छा ही करेगा, ये भी वजह है। दूसरा ये वजह है कि बिहार में जो शिक्षा का अभी जो शुरुआत जो मीडिया का है वो बहुत पुराना नहीं है। मतलब 2010, 12, 8 से आप शुरू करेंगे तब से मीडिया की पढ़ाई बिहार में शुरू हुई, जबकि दिल्ली वगैरह में आप देखेंगे तो बहुत पहले से शुरू है। तो इस कारण से अभी नया है और एक्सपेंशन चल रहा है, मतलब हो रहा है। आप देखेंगे अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो चुके हैं, विगत 10 सालों में काफ़ी ग्रो हुआ है और ये बढ़ ही रहा है। लेकिन हाँ, अभी भी ये दिल्ली, बेंगलोर या पुणे दूसरे शहरों की तुलना में, महानगरों की तुलना में कम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर बिहार में जितने भी कॉलेज अभी मास कम्युनिकेशन का है सर, निजी कॉलेज में तमाम प्रैक्टिकल की सुविधा होती है, वही गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं देखा जाता है सर। आखिर इसकी कुछ वजह सर? इसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत जगह परमानेंट नियुक्तियां नहीं हैं, ठीक है। और आप अगर अपैरेटस होता है, जैसे हमारे लैब में आप जाएंगे, यहाँ पे सारा कैमरा है, वीडियो एडिटिंग है, बहुत कुछ है, साउंड रिकॉर्डर है, गोप्रो कैमरा है, लेटेस्ट जो है आईफोन हमारे पास तमाम संसाधन है। तो ये नई इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे है। लेकिन जो पुराने इंस्टीट्यूशन है जिसमें कई सारे कॉलेज हैं, वहाँ पर चूँकि फैकल्टी नहीं है, परमानेंट फैकल्टी नहीं है या केयर टेकर नहीं है, तो आप अगर गैजेट्स ले लेते हैं तो फिर बच्चों को ट्रेनिंग कौन देगा उस पर, या कौन लुक आफ्टर करेगा, ये एक बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या यह है कि उसका रख रखाव कौन करेगा, परमानेंट कोई है नहीं। जो भी हैं बाहर के लोग उसको आ रहे हैं, गेस्ट फैकल्टी के रूप में क्लास चल रहा है, वो आते हैं, क्लास लेके चले जाते हैं। अब गैजेट को रख रखाव कौन करेगा, इशू कौन करेगा, रजिस्टर मेंटेन कौन करेगा, ये जो तमाम समस्या है, इन समस्याओं की वजह से बहुत पैसे नहीं लगते हैं आपको अपैरेटस वगैरह खरीदने में। आज एक साधारण यूट्यूबर खरीद लेता है बहुत सारे गैजेट, लेकिन इनका समन्वयन कैसे होगा, इशू कैसे होगा, ये सब जो तकनीकी समस्या है। और सरकारी संस्था में 1 रुपया का भी अगर कोई सामान है तो उसका लिए भी रजिस्टर मेंटेन होता है प्रॉपर। तो ये सब जो तकनीकी समस्या है छोटी छोटी, ये सब कुल मिलाकर एक ऐसी समस्या बन जाती है जिसके कारण अभी बहुत सारे संस्थानों में मीडिया लैब उस तरह से स्थापित नहीं है जैसा कि होना चाहिए आइडियल कंडीशन में। सर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म करना चाहता है, जर्नलिस्ट बनना चाहता है, वो आगे खोजी पत्रकारिता में सर वो पढ़ना चाहता है, रुचि रखता है, वो सब तथ्य को कैसे जुटाएं सर? वो किस लाइन पे जाए, किस मतलब सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान जाए ताकि वो उस लाइन पे जाए? देखिए, खोजी पत्रकारिता एक ऐसी पत्रकारिता है जिसमें लोगों की रुचि होती है। कोई घटनाक्रम हुई है, उसके पीछे की वजह क्या है, या कोई फैसले लिया गया है सरकार के द्वारा, उसमें क्या, ये नहीं कि खोजबीन, जासूसी करना या तहकीकात करना, गहनता के साथ तथ्यों को जांच परख करना, यही खोजी पत्रकारिता है। अगर किसी को इसमें रुचि है तो उसका सबसे पहले ज़रूरत है कि वह इस तरह के कार्यक्रम को देखे जो कि इस तरह के खोजी पत्रकारिता के रूप में दिखाया जाता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज आते हैं, अच्छा सा है। उसके बाद कई सारे, अगर क्राइम में किसी को इंटरेस्ट है तो जैसे सनसनी वगैरह कार्यक्रम आता है, देखे और वो देखे कि कैसे रिपोर्टिंग होती है या कैसे तहकीकात होती है, कैसे तथ्यों को खोजा जाता है। उसके बाद पेपर में जो क्राइम्स के रिपोर्ट छपते हैं या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का कुछ है, करप्शन से रिलेटेड है या स्टिंग ऑपरेशन है, उसका इथिकल पालन कैसे करके किया जा सकता है, इसमें इंटरेस्ट उसको लेना चाहिए। साथ में उसको थोड़ा सा अन्वेषी प्रवृत्ति का होना चाहिए, रिसर्चर होना चाहिए कि उसको बोर ना हो जाए कि कोई सवाल पूछे या तहकीकात में जाए तो बोर हो जाए। उसको कड़ियों को जोड़ना, यानी कि आप ए के बाद बी, बी के बाद सी, कोई बोल दिया कि ए और डी मेरे पास है, बीच में क्या आएगा, तो वो बता दे कि बी सी आएगा। तो इस तरह से कड़ियों को कनेक्ट करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, तभी वो खोजी पत्रकारिता हो सकता है। क्वेश्चनिंग माइंड का आदमी होना चाहिए जो कि क्वेश्चन करता हो हर चीज़ को स्वीकारने से पहले कि ऐसा क्यों है ना, तभी वो कर सकता है। सर आपका रिसर्च का पेपर रहा सर, आप रिसर्च में बहुत जानते हैं सर, उसमें आपका रुचि है सर। रिसर्च और खोज यानी इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म और रिसर्च जर्नलिज्म में सर अंतर दोनों में क्या है, और रिसर्च जर्नलिज्म है क्या सर? देखिए, मीडिया के टर्म में अगर इन्वेस्टिगेशन वाला जर्नलिज्म हम कहें तो इसमें क्राइम का होता है या करप्शन का होता है या घूस का लेन देन, जो भ्रष्टाचार आप कहते हैं वही करप्शन हो गया, या सरकार की कोई फैसले आए हैं उसके पीछे वजह क्या है। तो कुल मिलाकर जो मीडिया का इन्वेस्टिगेशन है उसका जन सरोकारिता होता है, यानी कि जनता से जुड़ा हुआ वो होता है, या तो उसके इंटरेस्ट का हो, उसके बेनिफिट का हो या उसकी लालसा हो। लेकिन जो रिसर्च है वो बड़ा टर्म है, वह देश, समाज और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों या समस्याओं को ध्यान में रख के किया जाता है, और उसके लिए प्रॉपर आप डिग्री लेते हैं। जो आपने मीडिया के लिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहा, वह ग्रेजुएशन का बच्चा भी अगर उस माइंड का है तो कर सकता है, रिपोर्टिंग कर सकता है या एमए करके कर सकता है। लेकिन जो ये रिसर्च है इसके लिए प्रॉपर आपको पीएचडी करना होगा, तब आपको ऑथराइजेशन मिलता है। उसके बाद आप शोध के क्षेत्र में जाते हैं और उसमें बड़ी समस्या पर आप काम करते हैं। उसमें सिर्फ
मीडिया या खबरों तक ही सीमित नहीं है, उसमें आप समस्याएं यानी कि कोरोना का वैक्सीन कैसे बना वो भी आप कर सकते हैं, या मेट्रो से गांधी मैदान जाने का बेस्ट रूट क्या है, इस पे आप आर्टिकल लिख सकते हैं रिसर्च करके। तो इसके बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है, यानी कि कुल मिलाकर ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म उसका एक पार्ट है और वह इससे बड़ा पार्ट है। ठीक है विकास जी। ठीक है, धन्यवाद सर। ये अजय सर थे इन्होंने आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में मीडिया के टीचर हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये 12th के बाद ही नहीं, आप ग्रेजुएशन के बाद भी जर्नलिज्म फील्ड में आ सकते हैं। आप MGMC कर सकते हैं, BGMC कर सकते हैं, या डिप्लोमा लेकर भी इस फील्ड में आ सकते हैं। इस फील्ड में एक माइक लेकर कैमरे के सामने ही करना एक चुनौती नहीं है, यानी कि वो मीडिया लाइन नहीं है। इसमें फिल्म प्रोडक्शन है, एडवर्टाइजिंग का है, आप पेपर में भी जा सकते हैं, आप रेडियो में, तमाम मतलब कई तरह का इसमें काम होते हैं। इन्होंने स्कोप भी बताया, और जिस तरह से आज आप मीडिया को देख रहे हैं वो यूट्यूबर और मीडिया यानी कि नेशनल मीडिया में दोनों में अंतर है। यूट्यूबर है, एक कैमरा ले लेता है, फ़ोन ले लेता है, और जो भी मुद्दे आते हैं वो सामाजिक मुद्दे हो चाहे नेशनल मुद्दे हो वो लेकर लेकिन टीवी यानी कि जो भी जर्नलिज्म नेशनल मीडिया है वो उनका कुछ इथिक्स लॉ होता है, वो कुछ कानून कायदे में रहते हैं ताकि वो उनका लोगो बड़ा है। इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए देखते रहिए चौकस भारत। धन्यवाद।